फास्ट लाइफ है, उसमें हम लोग बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनते हैं कि मेरा लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, या फिर जहाँ पर मैं काम करता हूँ मेरा जॉब बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, या फिर जो वर्कलोड है, बहुत वर्कलोड है मेरे पास। ऐसी ऐसी बातें हम लोगों से सुनते हैं, तो मन में ये सवाल आता है कि ये स्ट्रेस क्या है, या किस वजह से स्ट्रेस आता है। ओके, तो और ये स्ट्रेस की रीजंस क्या होते हैं, या इसको कैसे कम किया जाता है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो आज हम इस टॉपिक में देखेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है। ओके, उसकी डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स देखेंगे हम। देन स्ट्रेसर्स क्या होते हैं, स्ट्रेसर्स के टाइप्स देखेंगे। स्ट्रेस क्यों आता है, उसके रीजंस क्या है, या फिर कॉजेस ऑफ स्ट्रेस देखेंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या क्या है, एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस आया है ये कैसे पता चलता है। देन ये सारी चीजें सीखने के बाद ये देखेंगे कि इस स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाए, या स्ट्रेस फ्री रहने के लिए क्या क्या टेक्निक्स है। तो ये है हमारे आज के क्लास के ऑब्जेक्टिव। तो हम शुरू कर आजकल का जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसको वर्ल्ड ऑफ अचीवमेंट भी कहा जाता है, या फिर उसको वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हर कोई कुछ पाने के लिए भागता रहता है, दौड़ता रहता है, और उस भागदौड़ के पीछे या फिर कुछ अचीव करने के चक्कर में अपने आप को स्ट्रेस देता रहता है। इसीलिए उसको एज ऑफ एंग्जाइटी या एज ऑफ स्ट्रेस ऐसे करके भी जाना जाता है। ये स्ट्रेस जो वर्ड है इसको सबसे पहले सेलिन ने 1956 में यूज किया था। इस वर्ड को किस लिए यूज किया गया था? जो भी हमारे लाइफ के डिमांड्स है, उन लाइफ के डिमांड्स को पूरा करते करते या अचीव करते करते हम जो एक्सपीरियंस करते प्रेशर, अपने 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 ऊपर हम जो तनाव डालते, दबाव डालते हैं, वो जो तनाव या दबाव होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए सेलिन ने 1956 में स्ट्रेस इस वर्ड को फर्स्ट टाइम यूज किया था। एंड ये जो डिमांड्स है हमारी लाइफ की तरफ से, या ये जो एक्सपेक्टेशंस है, उन्हीं को स्ट्रेसर कह के जाना जाता है। तो डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, ये सेलिन जी ने 1956 में स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या की थी कि इट इज स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सपीरियंस बाय अ पर्सन इन रिस्पॉन्स टू लाइफ डिमांड।
लाइफ के जो डिमांड है उन्हीं को पूरे करते हुए जो हम तनाव या प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। और इन डिमांड्स को ही स्ट्रेसर करके जाना जाता है। फिर ये स्ट्रेसर जो होते हैं वो अलग अलग लाइफ के इवेंट्स हो सकते हैं या फिर फिजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे कि जब हम सर्दी खांसी महसूस होती है हमें, या फिर भूख लगती है, हैमरेज होता है, दर्द होता है, या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन एंड पर्सनल थॉट्स भी हो सकते हैं, ये फिजिकल, ये स्ट्रेसर्स। जब यहाँ पर जैसे स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या बताया है, रिसोर्सेस से जब प्रेशर ज्यादा होता है, जो हमारी कैपेबिलिटी है, जो हमारी एबिलिटी है, उससे ज्यादा अगर करना चाहते हैं या उससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो चीज, वो सिचुएशन स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है। आगे आगे हम इसको देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीजें आपको। स्ट्रेसर, अब ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेसर, इन दोनों में डिफरेंस है। स्ट्रेसर मतलब ऐसी वजह जिससे स्ट्रेस क्रिएट होता है, स्ट्रेस में आते हैं इंडिविजुअल। वो एक पर्सन भी हो सकता है, प्लेस हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है जो कि एक स्ट्रेस का रीजन बनती है। और स्ट्रेस होता है एक्चुअल रिस्पॉन्स टू वन और कॉम्बिनेशन ऑफ दोस ट्रोस एज स्ट्रेसर्स। ऐसी सिचुएशंस को, पर्सन को या प्लेस को जो रिस्पॉन्स दिया जाता है हमारे हमसे, वो कहलाता है स्ट्रेस। फिर ये एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक सिचुएशन, एक पर्सन, एक प्लेस, या नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ सिचुएशंस भी हो सकती है जो स्ट्रेस क्रिएट करती है। अब ये स्ट्रेसर्स जो होते हैं उनके जो टाइप्स होते हैं, जैसे कि फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स होते हैं, डेवलपमेंटल स्ट्रेसर्स होते हैं, एंड सिचुएशनल स्ट्रेसर्स भी होते हैं। इसको वन बाय वन हम देखेंगे, इनके टाइप्स क्या है। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर्स, ऐसी सिचुएशन जो हमारी बॉडी फिजियोलॉजिकली एक्सपीरियंस करती है, उन सिचुएशन का अफेक्ट, ऐसी सिचुएशन का अफेक्ट जो हमारी बॉडी के ऊपर होता है। उस वक्त हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है या समझता है, ऑब्जर्व करता है उस सिचुएशन को, कि वो सिचुएशन स्ट्रेसफुल है, डिफिकल्ट है, पेनफुल है या प्लीजेंट है। ओके, तो इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे तो समझ में आएगा कि फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर्स क्या है। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर्स जैसे एडोलसेंस है, किशोरावस्था में जो भी बॉडी में चेंजेस होते हैं, एक गर्ल के हो या बॉय के हो, वो जो उस सिचुएशन में होने वाले बॉडी के चेंजेस या हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो स्ट्रेसर, वो सिचुएशन होती है फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर। देन मोनोपॉज है, लेडीज के केसेस में होता है ये सिचुएशन। उस टाइम उन्होंने जो सिचुएशन फेस की होती है वो सिचुएशन फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर में आती है। इलनेस है, बीमारी है, एजिंग है, या फिर बच्चे को जन्म देना है, एक्सीडेंट्स है, या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज अगर नहीं करते हैं, जिनको रेगुलर एक्सरसाइज करने की आदत है, इनकेस वो कर नहीं पाए, या फिर किसी को कभी भी एक्सरसाइज करने की आदत नहीं, तो बॉडी में एक हेवीनेस आता है, फ्लेक्सिबल नहीं रहता है बॉडी, या फिर उनको अलग अलग बीमारियां लग सकती है। ये लैक ऑफ एक्सरसाइज एक एग्जांपल है फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर का। देन पुअर न्यूट्रिशन, प्रॉपरली अगर आप न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा रहे हो तो उसकी वजह से बॉडी पर होने वाले इफेक्ट, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, प्रॉपरली अगर स्लीप नहीं हो रही है, नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो आपके नेक्स्ट डे के काम पर या नेक्स्ट डे का जो भी शेड्यूल है वो डिस्टर्ब होता है, अननेसेसरी आप स्ट्रेस में रहते हो। ओके, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर्स। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स क्या होते हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स वो होते हैं जो हमारे ओवरऑल मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ पर निगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। ऐसी सिचुएशंस, ऐसे पर्सन्स वो कहलाते हैं फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर्स। अब यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में जो विक्टिम था या जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, या उन लोगों जिनकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, उनके फैमिलीज और फ्रेंड्स, इन लोगों को
उस एक्सीडेंट की घटना की वजह से साइकोलॉजिकली वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं कि ऐसा मतलब एक्सीडेंट हुआ है या फिर ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तो उनके ऊपर जो सिचुएशन आता है, जिस तरह का सोच बनता है या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहता है, तो ऐसी केसेस में एक एक्सीडेंटल फिजियोलॉजी साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर कहलाता है। देन ऐसे केसेस होते हैं जैसे मर्डर है, रेप है, टेररिस्ट का अटैक है या दूसरा कोई अटैक होता है, तो उस टाइम मन में आने वाली जो डर होता है या फिर एंगर आता है मन में, तो this is also example of साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर। देन टीवी पर हम देखते हैं वॉर है, अर्थक्वेक्स है, देन वायलेंस है, ऐसे इवेंट्स। देन रैपिड चेंज हमारे वर्ल्ड में, जैसे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी में अगर रैपिड चेंज होता है, तो ये रैपिड चेंज या फिर ये इवेंट्स, ऐसी ऐसी घटनाएं क्या होती है, हमें साइकोलॉजिकली स्ट्रेस देने के लिए वजह बनती है, तो इसलिए इनको साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंटल स्ट्रेसर। डेवलपमेंटल स्ट्रेसर इंटरेस्टिंग है। ये क्या है, एक प्रेडिक्टेबल टाइम पर हर एक इंडिविजुअल के लाइफ में आता है। एंड वो जैसे इसका एग्जाम्पल है, जब बच्चा स्कूल में जाने लगता है, तो उसके मन में जो डर रहता है, वहां जाने के बाद उसकी डेवलपमेंट होने वाली होती है। फिर भी मुझे कौन से फ्रेंड्स मिलेंगे, सब मेरे साथ कैसे बिहेव करेंगे, मुझे अपनी मम्मा से दूर रहना पड़ेगा, मुझे मम्मी मुझसे दूर अपने से दूर क्यों भेज रही है, ये सारी मन में जब बातें आती है, और उस वक्त की जो सिचुएशन होती है वो होती है डेवलपमेंटल स्ट्रेस, और वो सिचुएशन कहलाती है डेवलपमेंटल स्ट्रेसर। एंड सिचुएशनल स्ट्रेसर्स एक वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। जैसे कि डेवलपमेंटल स्ट्रेसर प्रेडिक्टेबल है कि एक बच्चा स्कूल में जाएगा, ये फिक्स ही है। बट सिचुएशनल स्ट्रेसर कैसे होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, और लाइफ में वो कभी भी आ सकते हैं, और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे कि फैमिली में किसी का डेथ होता है, या फिर मैरिज होता है, डाइवर्स होता है, एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशनल स्ट्रेसर्स। ओके, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, अब है स्ट्रेसर, जो या ये जो स्ट्रेस है, ये कैसे मतलब उसके रीजंस क्या है, क्यों आते हैं स्ट्रेस। तो ये कॉजेस ऑफ स्ट्रेस जो होते हैं वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रेस होते हैं। इंटरनल स्ट्रेस का मतलब है दे ओरिजिनेट्स विद इन अ पर्सन, एक पर्सन के अंदर ही वो अपने आप ही बनते हैं, या उनकी सोच से या किस तरह से वो थिंक करते हैं, इसके ऊपर वो डिपेंड होते हैं इंटरनल स्ट्रेस। या फिर the pressure that you internally place upon yourself when you experience a stressful event experience करने के बाद उस टाइम पे आप अपने ऊपर ही जो प्रेशर क्रिएट करते हो, वो कहलाता है इंटरनल स्ट्रेस। जैसे कि अगर कोई कैंसर पीड़ित एक पर्सन है, तो उसको मन में डिप्रेशन आता रहता है कि ये ट्रीटमेंट कितनी पेनफुल है, मतलब डिप्रेशन में रहते हैं वो लोग, उनके मन में एक डर सा बना रहता है, गिल्टी फीलिंग होती है कि मुझे कैंसर हुआ है और मैं लोगों को फेस नहीं कर पाता हूँ, या फिर मेरा पूरा जो अपीयरेंस है वो चेंज हुआ है। ये उनकी अपनी सोच रहती है, इसलिए वो इंटरनल स्ट्रेस कहलाता है। नाउ एक्सटर्नल स्ट्रेस जो होते हैं वो इट ओरिजिनेट्स आउटसाइड द पर्सन, इसके लिए खुद पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, बल्कि बाहर की जो आउटसाइड की सिचुएशन या एनवायरनमेंट होता है वो होता है उसके लिए जिम्मेदार। या फिर उसको द आउटसाइड प्रेशर दैट क्रिएट्स अ स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट, बाहर की सिचुएशन स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट क्रिएट करती है, उसकी वजह से ये एक्सटर्नल स्ट्रेस आता है। जैसे अगर किसी को दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है, कोई अपने मम्मी पापा के साथ उनका ट्रांसफर होता है, तो अपनी प्लेस चेंज करनी पड़ती है, तो बच्चों को सेम टाइम फैमिली को या जिनका जॉब है उनको भी उस नई जगह पर एडजस्ट करना, वहाँ के लोगों के साथ एडजस्ट करना, जो आपकी रूटीन लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है, उसको पहले जैसे मतलब नॉर्मलाइज करके सेट करना, इसमें बहुत टाइम जाता है और ये सिचुएशन स्ट्रेसफुल होती है।
डेथ इन फैमिली मेंबर, फैमिली का कोई मेंबर की डेथ होती है, या फिर आप जब थकान वगैरह महसूस करते हो किसी वजह से, वो ये सारे हैं एक्सटर्नल स्ट्रेसेस। इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे, उसका एक एक एग्जाम्पल देख के। अब ये इंटरनल स्ट्रेसेस होते हैं, इंटरनल स्ट्रेस जो होता है उसके रीजंस जो होते हैं, इंटरनल स्ट्रेस क्यों आता है उसके रीजन जैसे है लाइफस्टाइल चॉइसेस, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, निगेटिव सेल्फ टॉक, हम अपने खुद के बारे में कैसा निगेटिव बोलते हैं, माइंड ट्रैप्स, हमने मन में क्या सोच के रखा है उसी तरह से हम देखते हैं। देन पर्सनैलिटी ट्रेट, हर एक का अलग अलग पर्सनैलिटी होता है, उसके हिसाब से भी क्या होता है वो अपने ऊपर ही स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। जैसे कि लाइफस्टाइल चॉइसेस में क्या आता है, कैफीन, कैफिनेट जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स हमेशा एक मॉडरेट मात्रा में, एक प्रमाण में पीनी चाहिए, जबकि वो तभी वो क्या करता है आपको एक स्टिमुलेट करके एनर्जी देने वाला पेय करके, ड्रिंक करके नई एनर्जी देता है, स्टिमुलेट करता है, लेकिन उसी की मात्रा अगर ज्यादा बढ़ जाए तो वो क्या होती है, बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट करती है। ठीक है। लैक ऑफ स्लीप है, अगर आपको प्रॉपरली स्लीप नहीं मिल रही है, 8 घंटे का टाइम सोना ही चाहिए हर एक इंसान ने, अगर वो आपकी स्लीप कंप्लीट नहीं हो रही है। देन ओवरलोडेड शेड्यूल, आपका जो वर्क शेड्यूल है वो ओवरलोडेड है, कम टाइम में आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तो ऐसी केसेस में भी ये है आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस जो कि आपके ऊपर इंटरनली स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। अब निगेटिव सेल्फ टॉक में क्या आता है, किसी किसी को अपने बारे में ही, अपने ऊपर जिनको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, जो डरते हैं कुछ भी काम करने के लिए, तो अपने लिए ही वो प्रीमिस्टिक थिंकिंग, निराशावादी बातें करते रहते हैं खुद के लिए, और खुद में ही फॉल्ट ढूंढते रहते हैं, या अपने बारे में ही ओवर एनालाइज करते रहते हैं। तो ये निगेटिव सेल्फ टॉक भी क्या है, इंटरनल स्ट्रेसेस का एक रीजन है। माइंड ट्रैप्स है, माइंड ट्रैप्स में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, खुद के जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, उससे ज्यादा वो एक्सपेक्ट करते हैं खुद से। देन कोई अगर 2-4 लोग मिलके साथ में बात कर रहे हैं, तो भले वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि ये मेरे बारे में ही कुछ बोल रहे हो, बहुत सारा, मतलब सारा का सारा सोचना या फिर कुछ भी नहीं सोचना। देन एक्सगरेशन में आता है कि खुद की जितनी कैपेसिटी है उससे भी ज्यादा बोलना कि मैं ये बहुत अच्छा, या फिर मैं सबसे बेस्ट कर सकता हूँ, और जब टाइम आता है तो उनके कंपैरिजन में अगर कोई बेस्ट परफॉर्म करके दिखाता है तो वो सिचुएशन फिर उनके लिए स्ट्रेसफुल होती है। रिजिड थिंकिंग, क्या होता है ना, हमारे लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस आते हैं, तो उस सिचुएशंस के हिसाब से हमें अपना थिंकिंग फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है। अगर हमने नहीं, मैं ऐसा ही सोचता और मैं ऐसा ही रहूंगी, ऐसा अगर सोच के आप चलेंगे तो आपको डिफिकल्ट होता है फिर उस सिचुएशन के साथ एडजस्ट करना, इसलिए आपकी सोच रिजिड ना रखकर फ्लेक्सिबल रखनी है। देन पर्सनैलिटी ट्रेट्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं परफेक्शन के पीछे दौड़ते रहे, जब तक परफेक्ट नहीं होगा तब तक ये मैं अपना काम कंप्लीट नहीं करूंगा, या फिर वर्कहोलिक, बहुत काम को उनको काम करने का उनको शौक रहता है, हमेशा वो अपने आप को काम में बिजी रखना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सटर्नल स्ट्रेस। एक्सटर्नल स्ट्रेस के जो रीजंस है वो है फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल इंटरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल रीजंस है, मेजर लाइफ इवेंट्स है, या डेली हैसल्स है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है कि जहां पर आप काम करते हो वहां पर जहां पर आप काम करते हो वहां पर बहुत सारा आवाज आ रहा है, लाइट बहुत ब्राइट है, या फिर बहुत गर्मी हो रही है, या जो जहां पर काम कर रहे हो वहां पर सीमित स्थान पे या फिर कम स्पेस में आप काम करते हो, तो ऐसे एनवायरनमेंट में काम करने से क्या होता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है, प्रॉपरली आप काम नहीं कर सकते हो। देन सोशल इंटरेक्शन में क्या क्या आता है, सोशल इंटरेक्शन में जैसे अगर आपके साथ कोई
रूडली बिहेव करता है, बॉसीनेस दिखाता है या फिर एग्रेसिवनेस दिखाता है, कोई बदमाशी करता है आपके साथ, तो ये हो गए सोशल इंटरेक्शन के एग्जांपल्स जो एक्सटर्नली स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके आगे का है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जहां पर काम करते हो वहां के जो रूल्स रेगुलेशन है वो तो आपके लिए चेंज नहीं होने वाले हैं, ओके। तो उस रूल्स रेगुलेशन के साथ एडजस्ट करते वक्त आपको डिफिकल्टी होती है अगर वहाँ के वर्किंग आवर्स ज्यादा है और या फिर जो डेडलाइंस दी हुई है आपको उसको अगर आप टाइम से कंप्लीट नहीं कर पाते हो या फिर आपकी कैपेसिटी से भी ज्यादा आपको काम दिया गया है और उसको आप काम कंप्लीट करने में असमर्थ हो, तो दीज आर द रीजंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस। देन डेली हसल्स, जैसे कि रोज की लाइफ में अगर कोई जॉब करने के लिए जाता है या स्कूल में या कॉलेज में जाता है तो आने जाने में अगर कोई परेशानी है या फिर जो कीज है आप साथ में अगर आपके केबिन की चाबी है या फिर आप जिस व्हीकल से जाते हो उसकी की आपने टाइम मतलब कहाँ पर रखी हो, मिसप्लेस हो गई, वो आप ढूंढ नहीं पाए, तो वो सिचुएशन है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन, जिस व्हीकल से आप जा रहे हो, अपना हो, प्राइवेट हो या पब्लिक व्हीकल भी हो, उसमें अगर मैकेनिकल ब्रेकडाउन आता है तो ये सिचुएशन जो होती है डेली लाइफ में या डेली जो परेशानी हम फेस करते हैं उसकी वजह से आने वाले स्ट्रेसेस। जैसे कि अगर अभी का जो सिचुएशन है उसमें पब्लिक व्हीकल्स तो चालू है लेकिन अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए हर कोई नहीं चाहता कि पब्लिक व्हीकल में ट्रैवल करूं, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है प्राइवेट व्हीकल में जाना। तो अभी ऐसे सिचुएशन में डिसाइड करना मुश्किल होता है कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करूं या पैसा खर्च करके प्राइवेट व्हीकल में जाऊं। तो ये एग्जांपल हो गए डेली हैसल्स के जो हमारे ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करते हैं एक्सटर्नली। एंड नेक्स्ट एक है सेगमेंट एक्सटर्नल स्ट्रेस का, वो है मेजर लाइफ इवेंट। मेजर लाइफ इवेंट में जैसे बर्थ आता है, डेथ आता है, लॉस ऑफ जॉब है, देन प्रमोशन है, मैरिटल स्टेटस चेंज है। तो मेजर लाइफ इवेंट्स के एग्जांपल्स है जैसे डेथ में जिससे हम प्यार करते हैं, हमारा प्रियजन कोई है उसका डेथ होना, डाइवोर्स होना, हस्बैंड वाइफ सेपरेट होते हैं, इम्प्रिजनमेंट किसी को ये होता है, जेल होता है, देन इंजुरी या इलनेस है, फिर वो खुद का हो या फैमिली मेंबर का किसी का हो, मैरिज है, एंगेजमेंट है, देन लॉस ऑफ जॉब है, रिटायरमेंट है, प्रेगनेंसी है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, देन चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटस, चेंज ऑफ जॉब या चेंज ऑफ वर्क है, मॉर्गेज ऑफ लोन, फोरक्लोजर ऑफ मॉर्गेज लोन, चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउस को अगर मूव करते हो, हॉलीडेज को अगर जाते हो, क्रिसमस मनाना है या फिर माइनर सा कोई वॉयलेशन ऑफ लॉ हो। तो अब ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं मेजर लाइफ इवेंट्स में, यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ पर कुछ कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो हमारे लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं, आनंद लाते, तो फिर ये कैसे स्ट्रेसर्स हो गए? जैसे कि बर्थ है, नया बच्चे का जन्म होता है, प्रमोशन है, हमें प्रमोशन मिलता है, मैरिटल स्टेटस चेंज होता है, या फिर हम हॉलिडे मनाने जाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, तो या फिर हमारा लोन खत्म होता है। तो ये क्या है, ये सिचुएशंस जो हमारे लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं। तो स्ट्रेस के भी दो अलग टाइप होते हैं जिसमें पॉजिटिव स्ट्रेस एंड नेगेटिव स्ट्रेस आता है। पॉजिटिव स्ट्रेस जो होता है उसको यूस्ट्रेस या फिर गुड स्ट्रेस कहा जाता है, एंड नेगेटिव स्ट्रेस जो होता है उसको डिस्ट्रेस या फिर बैड स्ट्रेस कहा जाता है। तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस एंड नेगेटिव स्ट्रेस क्या होता है वो हम देखेंगे। पॉजिटिव स्ट्रेस जो होता है when one sees a situation as an opportunity that will lead to good outcome। एक सिचुएशन ऐसी होती है जो हमें अपॉर्चुनिटी देती है और जिससे कि कुछ गुड आउटकम, एक अच्छा रिजल्ट आता है। और ऐसे पॉजिटिव स्ट्रेस में जो स्ट्रेसर होता है वो पॉजिटिव होता है और आने वाला जो स्ट्रेस होता है, आने वाला जो तनाव होता है
वो मोटिवेट करता है एक पर्सन को कि बेटर परफॉर्म करने के लिए, अच्छा रिजल्ट आने के लिए मोटिवेट किया जाता है इस पॉजिटिव स्ट्रेस से। इसके जो एग्जाम्पल्स है वो देखने से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि प्रमोशन मिलना या फिर जॉब में इंक्रीमेंट मिलना, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स मिलना या फिर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, न्यू जॉब स्टार्ट करना, इंटरव्यू या एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना, जैसे शादी होना है, घर लेना है या फिर बच्चा होना है, घर पे मेहमान आने वाले हैं, तो उसके लिए जो भी हम तैयारी करते हैं वो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। तो ये स्ट्रेसर जो होता है पॉजिटिव होता है। एंड टेकिंग एजुकेशनल क्लासेस और लर्निंग अ न्यू हॉबी, कुछ एजुकेशनल क्लासेस लेने हैं या फिर नई चीज सीखनी है, तो शुरू शुरू में हमारे मन में ये डर रहता है कि मैं कैसे करूंगा, बट हमें ये पता होता है कि जो पॉजिटिव स्ट्रेसर है उसके इफेक्ट से जो हम काम करने वाले हैं, उससे जो रिजल्ट आने वाला है वो पॉजिटिव है, उससे कुछ हम हासिल करने वाले हैं और हमारे मतलब कुछ तो डेवलपमेंट होने वाली है, तो ये कहलाते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस। अब हम देखेंगे निगेटिव स्ट्रेस। निगेटिव स्ट्रेस क्या होता है? अ सिचुएशन विच वन सीज एज विल हैव अ बैड आउटकम एंड विल लीड टू लॉसेस। ऐसी सिचुएशन जो हमारे ऊपर क्या करती है, जिसे कुछ बैड आउटकम करती है या हम अपने से मतलब कुछ तो हमसे लूज होता है, हम खो देते हैं उसको। एंड इंडिविजुअल को, एक पर्सन को उसको बिहेवियरली या फिर मेंटली या फिर फिजिकली इम्पैक्ट करता है और एक पर्सन उससे निकलने का रास्ता ही ढूंढ नहीं पाता है कि मैं उस स्ट्रेस से, उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं। तो ये होता है नेगेटिव स्ट्रेस। जैसे कि फेलिंग इन एग्जाम, एग्जाम में फेल होना है, बॉस अगर स्कोल्ड करता है, फायरिंग होती है बॉस की, या किसी प्रोजेक्ट में से रिजेक्ट किया जाता है, जॉब चला जाना या फिर अनएम्प्लॉयमेंट होना, किसी प्रियजन का मतलब उसको खो देना, हॉस्पिटलाइजेशन है जैसे कि खुद का या फिर फैमिली मेंबर का, इंजुरी या इलनेस है खुद का या फैमिली मेंबर का, फाइनेंशियल लॉस होता है या फिर फाइनेंशियली बर्डन आता है हमारे ऊपर, देन स्लिप का प्रॉब्लम है, देन चिल्ड्रंस जो हमारे बच्चे हैं उनके स्कूल में अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर लीगली हम कुछ प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो ये सारी सिचुएशन जो होती है वो हमारे ऊपर फिजिकली, मेंटली या फिर बिहेवियर में चेंज होता है इन सारे स्ट्रेस की वजह से, जो निगेटिवली इम्पैक्ट करती है, इसीलिए हम इसको निगेटिव स्ट्रेस कहते हैं। ओके, क्लियर है? अभी नेक्स्ट, अब ये जो स्ट्रेस आते हैं जितने भी हमने देखे कि टाइप्स क्या है, कॉजेस क्या है, इनका हमारे ऊपर जो इफेक्ट होता है या फिर उसके जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो कैसे होते हैं या वो कौन से होते हैं। जो हमारे फिजिकली या फिर बॉडी के ऊपर इफेक्ट करने वाले सिम्टम्स है उनको फिजिकल सिम्टम्स, मेंटली इफेक्ट करने वाले सिम्टम्स को मेंटल सिम्टम्स, बिहेवियर में चेंज करने वाले सिम्टम्स को बिहेवियर सिम्टम्स, एंड इमोशनली जो भी चेंजेस होते हैं उनको इमोशनल सिम्टम्स कहा जाता है। अब जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं वो क्या, इनको फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स भी जिसको बोलते हैं, जैसे कि स्लीप पैटर्न में चेंज होना, देन फटीग, थकान महसूस करना, डाइजेशन की प्रॉब्लम होना, लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव है, देन हेडेक है या फिर पेन या एक से इन्फेक्शन होना, इंडाइजेशन होना, सिर चकराना, बेहोशी, देन ऐसा हाथ पैर में जैसे कांपते रहते हाथ पैर या फिर उसमें पसीना छूटना, झुंझुनाहट आना, ब्रीथलेसनेस होता है, देन घबराहट सी होती है, हार्ट बीट्स मिस होना, ये सारे जो है फिजिकल सिम्टम्स है स्ट्रेस आने के बाद। देन नेक्स्ट है मेंटल सिम्टम्स। मेंटल सिम्टम जिनको साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स भी बोला जा सकता है या फिर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी बोला जा सकता है, वो है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हम, मेमोरी लैप्स होती है, भूलते रहते हैं हम चीजें, देन डिसीजन जब भी लेना है तो डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टी होती है, कंफ्यूजन होता है ये डिसीजन लूं या वो डिसीजन लूं,
देन डिसओरिएंटेशन, कुछ करना है तो हम इधर उधर भटकते रहते हैं, टू द पॉइंट नहीं बोलते, या पर्टिकुलरली जिस टॉपिक से रिलेटेड हमें बोलना है वो नहीं कर पाते, उसी से रिलेटेड डिसीजन नहीं ले पाते। देन पैनिक अटैक्स आते रहते हैं। दीज ऑल आर मेंटल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। देन बिहेवियरल सिम्टम्स, जिनके बर्ताव में क्या क्या चेंज होता है, जैसे कि एपेटाइट चेंज होता है, बहुत ज्यादा खाना या फिर बहुत कम खाना। ईटिंग डिसऑर्डर्स, जिसको अरुचि निर्माण होती है, खाने में रुचि नहीं लगती, या फिर बुलिमिया मतलब भस्मक रोग, बहुत ज्यादा खा लेना। देन अल्कोहल या अदर ड्रग्स से उनका सेवन बढ़ना, स्मोकिंग बढ़ता है, रेस्टलेसनेस, अस्वस्थता बढ़ती है। दिन चुलबुलापन, उंगलियां जैसे ये करते हैं ना, उंगलियों का नाखून काटना, दैट इज नेल बाइटिंग जिसको बोलते हैं, या हाइपोक्रोन्ड्रिया जिसको बोलते हैं। ऐसा मन में लगने लगता है कि मुझे बहुत बड़ा ऐसा रोग हुआ है, या उसका मैं शिकार बन गया हूँ। उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर में चेंजेस होते हैं। ये सारे हो गए हैं बिहेवियरल सिम्टम्स। देन नेक्स्ट आते हैं इमोशनल सिम्टम्स। इमोशनल सिम्टम्स में क्या होता है कि मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, या फिर डिप्रेशन के लक्षण दिखने लगते हैं उसमें। स्ट्रेसफुल जो भी रहते हैं पर्सन्स या इंडिविजुअल, उनमें इम्पेशंस होते हैं, उनमें पेशेंस नहीं होता है। देन खुद को ही वो रोज के लायक समझने लगते हैं कि हाँ मैं इसी काबिल हूँ, मुझ में कुछ काबिलियत ही नहीं है। देन रोने के सूरत में आते हैं, कभी भी वो रो दे सकते हैं ऐसे। एंड लास्ट है डिटेरियोरेशन ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड अपीयरेंस। अपना खुद का जो भी हाइजीन रखना, या खुद को जो मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, या फिर मुझे अच्छा दिखना चाहिए चार लोगों के साथ जब मिलती जुलती हूँ, तो इन चीजों का ख्याल रखना भी वो अवॉइड करते हैं, या वो अपने आप ही हो जाता है ऐसा। ये हो गए इमोशनल सिम्टम्स। अब देखेंगे हम स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस। स्ट्रेस से रिलेटेड जो इलनेस है, एक्चुअली स्ट्रेस मतलब क्या है, इल हेल्थ नहीं है। स्ट्रेस इज नॉट द सेम एज इल हेल्थ। स्ट्रेस का मतलब आप बीमार हो ऐसा नहीं होता है, बट हैज बीन रिलेटेड टू सच इलनेसेस एज। बट वो क्या होता है, रिलेटेड होता है कुछ इलनेसेस से, कुछ बीमारियों से, जैसे कि कार्डियोवेस्कुलर डिसीज है, ह्यूमन सिस्टम डिसीज है, देन अस्थमा है, डायबिटीज है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है, या फिर अल्सर है, स्किन कंप्लेंट्स है जैसे कि सोराइसिस है, देन हेडेक होती है, माइग्रेन्स आती है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एंड डिप्रेशन। ये जो है ये सारे स्ट्रेस से रिलेटेड इलनेसेस है। ओके, अब स्ट्रेस फीलिंग, नॉर्मली स्ट्रेस जिनको भी आता है वो लोग कैसे फील करते हैं, वो चिंता में रहते हैं, टेंस रहते हैं, देन टायर्ड रहते हैं, थकान सी महसूस करते हैं, घबराए घबराए रहते हैं, या फिर बहुत उत्तेजित रहते हैं, डिप्रेशन में, डिप्रेस्ड कंडीशन में रहते हैं, चिंतित रहते हैं, गुस्सा करने वाले हो जाते हैं डिप्रेशन की वजह से। ये सारे हैं स्ट्रेस के फीलिंग्स। क्लियर हो गया? अब हमने जो भी देखा कि स्ट्रेस के टाइप्स क्या है, स्ट्रेस के कॉजेस क्या है, स्ट्रेस की रीजंस क्या है। अब इन स्ट्रेस को हमें क्या करना है, मैनेज करना है। कैसे मैनेज किया जा सकता है स्ट्रेस को, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग द टेंशन दैट occurs in stressful situation।
डिग्री ऑफ स्ट्रेस मतलब कितना स्ट्रेस है, एंड डिजायर टू मेक द चेंजेस, वो सिचुएशन को आप कितना चेंज करना चाहते हो, कितना विलिंगनेस है आप में वो स्ट्रेस को, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को चेंज करने के लिए, वो डिसाइड कर मतलब डिग्री ऑफ स्ट्रेस एंड उसको चेंज करने की आपकी विलिंगनेस, इन दोनों बातों पे निर्भर होता है कि कितना चेंज होने वाला है, ओके, या फिर स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज कर पाते हो। तो आगे हम देखेंगे स्ट्रेस कंट्रोल। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रैटेजी होती है जिसको एबीसी स्ट्रैटेजी कहा जाता है। ए का मतलब है अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब क्या करना है, व्हाट कॉजेस यू स्ट्रेस, आपको कौन सी चीज या कौन सी सिचुएशन, कौन सा पर्सन है जिसकी वजह से स्ट्रेस आता है, वो फाइंड आउट करना है, उसके बारे में आपको अवेयर होना है। एंड हाउ डू यू रिएक्ट, और ऐसी सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो, उसके बारे में आपको थोड़ा स्टडी करना है, दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस। ओके, ये हो गया ए ऑफ स्ट्रेस कंट्रोल। नाउ बी इज बैलेंसिंग। क्या होता है, जब तक हम किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिवली लेते हैं तो वो स्ट्रेस नहीं कहलाता है, वो या फिर वो पॉजिटिव स्ट्रेस कहलाता है। लेकिन जब हम उसको बैलेंस नहीं कर पाते तब वो कहलाता है निगेटिव स्ट्रेस। दैट मीन्स हाउ मच कैन यू कोप विथ बिफोर इट बिकम्स निगेटिव। जब तक वो सिचुएशन निगेटिव नहीं बन जाती, दैट मीन्स आप तब तक ही उसको बैलेंस कर पा रहे हो। जब उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स वो निगेटिव स्ट्रेस में कन्वर्ट हो गया, निगेटिव सिचुएशन में, एंड दैट कंडीशन causes to create stress on you. This is B of stress control. And now next is C. C, that means control. What can you do to help yourself combat the negative effect of stress? ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो जिससे कि स्ट्रेस के निगेटिव इफेक्ट को आप कंट्रोल कर सको, जो निगेटिवली इफेक्ट कर रहा है सिचुएशन या पर्सन, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपके एक्शंस क्या होते हैं, आपका रिस्पॉन्स क्या होता है, दैट इज कॉल्ड सी, दैट मीन्स कंट्रोल ऑफ स्ट्रेस कंट्रोल स्ट्रेटेजी। ओके, अब वर्क प्लेस पर जहां पर हम काम करते हैं वहां पर जो सोर्सेस होते हैं स्ट्रेस के, उसके जो रीजंस होते हैं या किस वजह से स्ट्रेस आता है, वो जैसे कि लो सैलरी है, एक्सेसिव वर्कलोड है, फ्यू अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ या एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज कम होना, या फिर चैलेंजिंग जॉब में या फिर किसी भी काम में आपको एंगेज नहीं करना, सोशल सपोर्ट नहीं मिलता है, या देन फिर क्या होता है, नॉट हैविंग इनफ कंट्रोल और जॉब रिलेटेड डिसीजंस अगर आप नहीं ले पाते हो, देन इनकम्पैटिबल डिमांड्स ऑफ अनक्लियर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, जो भी डिमांड्स किए जा रहे हैं आपसे वो आपकी कैपेबिलिटी से ज्यादा है, या फिर जो परफॉर्मेंस का एक्सपेक्टेशन है आपसे वो आपको क्लियर ही नहीं है कि मेरा बॉस मेरे से ये एक्सपेक्ट करता है। तो ऐसे जो सिचुएशंस होते हैं ये होते हैं कॉमन सोर्स ऑफ स्ट्रेस एट वर्क प्लेस। अब हम देखेंगे यहाँ पर मैनेज कैसा करना है स्ट्रेस को, या फिर टेक्निक्स क्या होती है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। स्ट्रेस मैनेज करने के जो टेक्निक्स होते हैं उसमें आता है चेंज योर थिंकिंग, आपकी थिंकिंग चेंज करो, आपका बिहेवियर चेंज करो, एंड थर्ड है आपका लाइफस्टाइल चेंज करो। अब इसको कैसे करना है ये वन बाय वन हम देखेंगे। चेंज योर थिंकिंग मतलब क्या करना है, रीफ्रेमिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग। तो रीफ्रेमिंग क्या है, reframing is a technique to change the way you look at things in order to feel better about them। reframing एक ऐसी टेक्निक है कि उसी सिचुएशन को, उसी थिंग को दूसरे नजरिए से देखना। अलग अलग तरीके होते हैं, अलग, देयर आर मेनी वेज टू इंटरप्रेट सेम सिचुएशन, सो पिक द वन यू लाइक। अगर आपका नजरिया उस सिचुएशन की तरफ देखने का अगर आप चेंज करते हो तो आपको वो अलग से दिखाई देगी। डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं, उनमें से जो आपको अच्छा लगता है उस तरह से
उस वे को आप सिलेक्ट कर सकते हो, उस सिचुएशन को या उस थिंग को देखने के लिए, समझने के लिए। रिफ्रेमिंग मतलब क्या होता है? रिफ्रेमिंग से आप एक्सटर्नल रियलिटी जो होती है उसको चेंज नहीं कर सकते हो, बट वो हेल्प करता है आपका नजरिया उस सिचुएशन को देखने का, जिससे कि आप उसको लाइटली और लेस स्ट्रेसफुली देख सको। तो ये हो गया रिफ्रेमिंग। अभी पॉजिटिव थिंकिंग में क्या आता है? फॉरगेट पावरलेसनेस एंड फेलियर। मेरे पास पावर नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं ये कर नहीं पाया, मैं इसमें फेल हो गया, ऐसी थिंकिंग छोड़ देनी है। स्ट्रेस में रहोगे आप तो क्या होता है, वो निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो हमेशा पॉजिटिव बातों के बारे में सोचना है। पॉजिटिव मतलब आपके पास स्ट्रेंथ्स क्या है, आप जो कर नहीं पाते हो उसके बारे में ना सोचकर आप जो कर पा रहे हो, जो आपकी स्ट्रेंथ्स है उसके बारे में सोचना है। इससे आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है उसकी तरफ देखते हुए काम करना है। एंड सीक आउट द पॉजिटिव एंड मेक द चेंज। हर एक सिचुएशन की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है, तो पॉजिटिव साइड को देखते हुए अपने आप को चेंज करना है। ओके, तो ये हो गया चेंज इन योर थिंकिंग। अब नेक्स्ट जो है वो है चेंज योर बिहेवियर। आपका बिहेवियर चेंज करना है। मतलब क्या करना है? आपको असर्टिव बनना है, ऑर्गेनाइज्ड बनना है, अपने आप को वेंटिलेट करना है, ह्यूमर एंड देन डाइवर्जन एंड डिस्ट्रैक्शंस। तो ये कैसे किया जा सकता है? बी असर्टिव। असर्टिव बनना मतलब क्या होता है कि अपने पर्सनल राइट्स के लिए खड़ा होना। आपके खुद के थॉट्स जो है, फीलिंग्स है, उसको ऑनेस्टली ये एक्ट्स को इंटरफेयर किए देना, दैट इज होता है बीइंग असर्टिव। असर्टिवनेस क्या करता है? हेल्प स्ट्रेसफुल सिचुएशन को मैनेज करने के लिए और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको कम करने के लिए असर्टिवनेस हेल्प करता है। जब अगर आप असर्टिव नहीं रहोगे अपने राइट्स के लिए, अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए, आप अपने आप को खड़ा नहीं कर सकते हो या आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, तो दैट मीन्स आपको अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। ये उसका एक इंडिकेशन है। और असर्टिव बनने के लिए आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, या फिर जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो इम्प्रूव करता है असर्टिवनेस को। ओके, express yourself openly and honestly, positively and confidently. That means be assertive. नेक्स्ट है गेट ऑर्गेनाइज्ड। लास्ट जो हमारा क्लास था टाइम मैनेजमेंट, उसमें भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था। जो पुअर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टाइम को भी वेस्ट करता है, सेम टाइम यहाँ पर क्या करता है, आपको स्ट्रेसफुल कंडीशन में डाल सकता है। पुअर मैनेज ऑर्गेनाइजेशन होता है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द स्ट्रेस। तो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स है, ड्यूटीज है या एक्टिविटीज है, उनको प्रायोरिटाइज करो। प्रायोरिटाइज के लिए डू टू लिस्ट बनाओ, जिससे कि क्या होता है, हमारे एक्टिविटीज ड्यूटीज मैनेजेबल और अचीवेबल होते हैं। अपने माइंड को ओवरलोड मत रखो, मल्टीटास्किंग मत करो, ठीक है। एंड ऑर्गेनाइजेशन विल हेल्प अवॉइड पर्सनल एंड प्रोफेशनल कंफ्यूजन। पर्सनल और प्रोफेशनल जो भी कंफ्यूजन्स होते हैं उनको अवॉइड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से हेल्प करता है। तो हमेशा अपने आप में ये ऑर्गेनाइज्ड रखने की आदत डालनी है। ये हो गया बी ऑर्गेनाइज। वेंटिलेशन, यहाँ वेंटिलेशन का ये मतलब है कि अपने आप को ओपन करना। दैट मीन्स आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो शेयर करने हैं, आपके कलीग्स हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, जिनसे कि आपको कुछ सपोर्ट मिले। कहा जाता है कि प्रॉब्लम शेयर्ड इज अ प्रॉब्लम हाफ। मतलब जब आप प्रॉब्लम को शेयर करते हो तब भी आपका प्रॉब्लम आधा खत्म होता है। ऐसा हमेशा आप में खुद में एक हैबिट डालना है कि फ्रेंड्स के, कलीग के साथ बोलकर उनका कहीं पर हेल्प मिलता है तो उनका सपोर्ट या हेल्प लेना है। एंड इट इज नॉट ऑलवेज इवेंट दैट आर स्ट्रेसफुल बट हाउ वी परस्यू देम। हमेशा वो जो सिचुएशन होती है जो हमें स्ट्रेसफुल लगती है वो
हमेशा स्ट्रेसफुल होती ही है ऐसा नहीं है, बल्कि हम उसकी तरफ वैसा देखते हैं, उसके बारे में ऐसा सोचते हैं, इसीलिए हमें वो स्ट्रेसफुल लगती है। ओके, इसके लिए आप डायरी राइटिंग भी कर सकते हो, जिससे कि आपके जो फीलिंग्स है आप या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें लिख सकते हो। बट ये एक बात ध्यान में रखनी है कि लिखी हुई चीज बार बार देखना नहीं है, अदरवाइज जब भी आप उसको देखोगे पढ़ोगे तो फिर से वो सिचुएशन याद आके आप फिर से स्ट्रेस में जा सकते हो। देन ह्यूमर या फिर जिसको फनीनेस बोलते हैं, स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए अच्छा एक वे है ये फनीनेस करना, या आप घर पे या काम पर भी अप्लाई कर सकते हो। मस्कुलर टेंशन को रिलीफ करने के लिए ब्रीदिंग इंप्रूव होती है उससे, एंड उसको बॉडी का नेचुरल पेन किलर भी बोला जाता है। तो फनीनेस थोड़ा टाइम के लिए करना ही है। डाइवर्जन एंड डिस्ट्रैक्शंस मतलब है आप अपने आप के लिए थोड़ा टाइम देना है, जिन चीजों से आपको स्ट्रेस आ रहा है या प्रॉब्लम हो रही है उससे थोड़ा दूर जाना है, प्रॉब्लम को सॉल्व किए बिना ही रखना है, अपने आप को थोड़ा शांति में रखना है और लॉजिकली सोचकर फिर उस काम की तरफ बढ़ना है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा चेंज योर लाइफस्टाइल। आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, इसके जो एग्जांपल्स दिए हैं उसको हम देखेंगे। जैसे कि डाइट है, डाइट हमेशा हेल्दी डाइट लेना है। कैफीन जैसे पहले भी बोला है, ज्यादा अगर कैफिनेटेड ड्रिंक्स आप लेते हो तो वो कोर्टिसोल जो एक एलिमेंट होता है वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। मॉडरेट या प्रॉपर मात्रा में उसको लेते हो आप तो वो एज अ स्टिमुलेंट या फिर आपको एनर्जी क्रिएटर करके काम करता है। साल्ट भी आपको मॉडरेट लेवल में ही लेना है। देन स्मोकिंग एंड अल्कोहल है, उसको क्या करना है, आइदर स्टॉप करो, इमीडिएटली स्टॉप नहीं कर सकते हो तो उसका जो कंजम्पशन है या फिर क्वांटिटी जो होती है जितना कि आप उसको बेयर कर सको उतना ही लेना है, उतना आपको कम करना है। देन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की आदत डालनी है, जिससे कि रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी सर्कुलेशन बढ़ता है। देन ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है एक्सरसाइज से। और हमारा जो माइंड होता है पूरी चिंताओं से भरा हुआ, उसको भी क्लियर करने में एक्सरसाइज एक बेस्ट वे है। देन नेक्स्ट है स्लीप। स्लीप तो एक गुड स्ट्रेस रिड्यूसर होता है। जब हम टायर्ड होते हैं, स्लीप प्रॉपर नहीं लेते तो डिफिकल्ट होता है ऐसे केस में हमारा मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो जब भी आप एक अच्छी नींद कंप्लीट करके काम करने के लिए स्टार्ट करते हो तो आपको पूरे दिन के लिए एक बहुत सारी एनर्जी मिलती है एक अच्छी स्लीप की वजह से। लेजर दैट इज फ्री टाइम है, आप जिस चीजों में इंटरेस्टेड हो, हॉबी है जैसी आपकी, उसके लिए टाइम देना है, और जिससे कि वो ब्रेक दे सकती है आपको स्ट्रेस से एंड आपको रिलीफ मिलने में हेल्प कर सकती है, एंड सोशल कॉन्टैक्ट्स भी प्रोवाइड हो सकते हैं इस फ्री टाइम से। देन रिलैक्सेशन है, उससे क्या होता है ब्लड प्रेशर लो होना, देन थकान से हम थकान के साथ थकान फ्री होते हैं। देन स्लीप अच्छी आती है, पेन कम होता है, मस्कुलर टेंशन कम होता है, मेंटल वरीज कम होती है, और साथ ही साथ कंसंट्रेशन, प्रोडक्टिविटी और क्लियर थिंकिंग इंक्रीज होती है रिलैक्सेशन से। तो अपने आप को रिलैक्स करना भी है, बहुत जरूरी है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। ओके, तो इन शॉर्ट यहाँ पर हम देखेंगे A to Z टिप्स फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। वो क्या है, ऑलवेज टेक टाइम फॉर योर सेल्फ एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे। अपने आप के लिए कम से कम दिन में 30 मिनट्स का टाइम हमेशा देना है। और अपने स्ट्रेस मीटर को जानना है कि आप कौन सी लेवल तक हर एक चीज को टॉलरेट कर सकते हो। जब आपको पता चला है कि नहीं इसके बाद मुझे गुस्सा आने वाला है तो अपने आप को कूल डाउन करो और स्टेप बैक करो। कॉन्सेंट्रेट एंड कंट्रोल करना है ओन सिचुएशंस को। जब हम दूसरों की सिचुएशन को कौन सा ये कंट्रोल नहीं कर सकते तो अपने आप को ही कंट्रोल करना सीखना है। देन डेली एक्सरसाइज करना है, जो कि स्ट्रेस केमिकल को बर्न करने में हेल्प करते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, बहुत सारा पानी पीना है। ओके, जो कि आपके बॉडी को बेस्ट ही देना है, जिससे कि आपकी बॉडी बेस्ट परफॉर्म कर सके।
देन फॉरगिव अदर्स, डू नॉट होल्ड ग्रजेस। हमेशा क्या करना है, सामने वाला गलती करता है तो एक आदत डालनी है दूसरों को क्षमा करने की, और टॉलरेंट जो लेवल है आपको आपका वो भी थोड़ा बढ़ाना है। हर कोई आपके जितना कैपेबल नहीं होता है, तो वो आपको आदत बनानी है टू फॉरगिव अदर्स, दूसरों को माफ करने की क्षमता। गेन पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स, हाउ इम्पोर्टेंट इज द इशू। जब तक कोई बात जितनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है उतना उसको इम्पोर्टेंस मत दो, उतना उसमें इन्वॉल्व मत करो अपने आप को। देन हग्स एंड किसेस एंड लाफर्स जो होते हैं, फन थोड़ा देना है, और अपनी फीलिंग्स दूसरों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। देन आपके स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करना है, और स्ट्रेसर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए नेक्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन में ऐसे स्ट्रेसर्स के साथ डील करते वक्त प्रॉपर प्लान करना है। जज योर ओन परफॉर्मेंस रियलिस्टिकली मतलब ऐसे गोल सेट कर लो कि जो आप उनको हासिल कर सको आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। देन पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, आप जैसा एटीट्यूड रखोगे वैसा ही रिजल्ट आएगा, और उसी तरह से बाकी लोग भी आपके साथ बिहेव करेंगे। सो कीप पॉजिटिव एटीट्यूड। देन ड्रग्स एंड अल्कोहल या स्टिमुलेंट्स है उनका जो सेवन है वो लिमिटेड रखना है, जो कि आपका ओपिनियन और बिहेवियर दोनों को अफेक्ट करता है अगर उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो पैसों को हमेशा प्रॉपरली मैनेज करना है, जितना भी अर्न करते हैं उसका एटलीस्ट 10% सेव करना है आपको, जिससे कि फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। नो इज वर्ड यू नीड टू लर्न टू यूज विदाउट फीलिंग गिल्टी। नो बोलना आना चाहिए, क्यों? क्योंकि सिर्फ जो हमारे सुपीरियर्स है या बॉस है उनको खुश करने के लिए वो जो भी काम बताते हैं, हाँ मैं करूंगा ऐसा करके आपने किया, और बाद में आपको पता चलता है कि नहीं इतना तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, तो वो आपके ऊपर ही स्ट्रेस क्रिएट करता है। सो ट्राई टू से नो। आउटडोर एक्टिविटीज है फ्रेंड्स फैमिली के साथ, क्योंकि ये एक वे होता है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। आपका जो फेवरेट म्यूजिक है उसको प्ले करो रादर देन वॉचिंग टीवी। स्मोकिंग क्विट करो, जो कि आपकी बॉडी को स्ट्रेस करता है और आपको भी टुवर्ड्स डेथ लेके जाता है, तो स्मोकिंग को बंद करना है। रिलेशनशिप से उनके लिए टाइम देना है, उनके साथ टाइम देना है, मतलब क्या करना है, उनकी बातें सुनना है, थोड़ा कम बोल के दूसरों की बातें सुनने की भी आदत अपने आप में डालनी है। देन स्लीप वेल, प्रॉपर स्लीप। जो मीनू हाथ रेज कर रही है, क्लास खत्म हो जाएगा अभी, फिर आप अपना डाउट पूछ लेना, ठीक है। फर्म मैट्रेसेस है, सपोर्टिव पिलोज और प्लेंटी ऑफ वेंटिलेशन, ऐसे एनवायरनमेंट में प्रॉपर स्लीप लेनी है आपको। एंड वंस इन अ वीक, जैसे कि मसाज के लिए जाओ, बाहर डिनर के लिए जाओ, मूवी के लिए जाओ। देन हर एक चीज को दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करना है। ओके, सिर्फ अपने व्यू से ही सोचोगे तो वो स्ट्रेसफुल ही रहेगा, दूसरों की नजरे से देखोगे तो हो सकता है वही चीज आपको पॉजिटिव लगने लगे। देन वेरीफाई इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स बिफोर एक्सप्लेनिंग। किसी भी चीज के बारे में गुस्सा करने से पहले, दिखाने से पहले, उसके ऊपर भड़कने से पहले पहले उसको वेरीफाई करो, फिर ही रिएक्ट करना है। कम से कम चिंता करनी है, क्योंकि आप जितना ज्यादा चिंता करोगे उससे क्या होता है, वो काम कंप्लीट नहीं होता है, जल्दी भी नहीं होता है। तो कम सोच के या सोच के मतलब चिंता करना कम करना है आपको यहाँ पर। एंड ईयरली गोल सेटिंग, प्लान व्हाट यू वांट टू अचीव बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटीज इन योर करियर। आपके करियर्स में जो भी प्रायोरिटीज है या फिर रिलेशन में शिप में जो करना पाते हो चाहते हो सॉरी, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, आपके ईयरली गोल सेट करने हैं। देन लास्ट वन है जेस्ट फॉर लाइफ, ईच डे इज गिफ्ट, स्माइल एंड बी थैंकफुल दैट यू आर द पार्ट ऑफ द बिगर पिक्चर। अपने लाइफ को क्या करना है, एंजॉय करना है। ये जो मुझे लाइफ मिली है वो मेरे लिए एक गिफ्ट है, और हमेशा हंसते रहो और थैंकफुल रहो कि ये लाइफ मुझे मिली है, और उसको एंजॉय करते रहो।
तो स्ट्रेसलेस एंड एंजॉय द बेस्ट, कम चिंता करो और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो, लिव स्ट्रेस फ्री लाइफ। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। सो आज हमने क्या क्या देखा है? तो आज हमने स्ट्रेस के बारे में इंट्रोडक्शन देखी, डेफिनेशन देखा उसका, स्ट्रेसर्स एंड उसके टाइप्स देखे, देन कॉजेस ऑफ स्ट्रेस, देन टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देखे, सिम्टम्स देखे हमने, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाता है और उसके टेक्निक्स। ओके, तो आप लोगों को मैं आशा करती हूँ कि सबको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा एंड अच्छे से समझ में भी आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में प्लीज शेयर करो, अपने डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। स्ट्रेन मतलब जो थकान आती है बाहरी चीजों की वजह से, जो बहुत ज्यादा काम होता है, एक्सटर्नल स्ट्रेस में वो आता है, दैट इज कहलाता है स्ट्रेन। और किसी को कुछ डाउट है? हेलो, ओके, क्लियर है। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज हम बंद करेंगे ये क्लास। स्लाइड्स कोई देखना चाहता है फिर से? ये स्ट्रेन का मतलब समझ गए कि हम किसी चीज को बहुत मेहनत से करते हैं तो वो जो प्रेशर होता है, दैट इज जिसकी वजह से हम थक जाते हैं, वो कहलाता है स्ट्रेन। मोस्टली स्ट्रेस टिप्स। ओके, टिप्स कोई देखना चाहता है? एक एक स्लाइड करके दिखाती हूँ, जिन्होंने स्टार्टिंग से देखी ना ये स्लाइड उनके लिए।
टाइम मैनेजमेंट का हो गया मेरा, ये लास्ट टाइम हुआ था, वो शायद आपने अटेंड नहीं किया है। ओके, टिप्स के ऊपर अभी जाएंगे, 1 मिनट रुकिए। माइंड ट्रैप्स समझ में नहीं आया है अश्विनी को, मैं समझाती हूँ, रुको। एक मिनट, ये जिनको टिप्स देखनी है ये देख लो। निमी चैनल पे है या नहीं देखना पड़ेगा, उन्होंने अपलोड किया है या नहीं, टाइम मैनेजमेंट वाला। हो गया, टिप्स देख लिए, तो मैं माइंड ट्रैप्स की तरफ जाती हूँ। माइंड ट्रैप्स में आता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, मतलब हमसे जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं हम, वही खुद के कैपेबिलिटी से ज्यादा एक्सपेक्ट करना। टेकिंग थिंग्स पर्सनली, इसका मतलब अगर 2-4 लोग कहीं मिलके एक साथ बात कर रहे हैं, तो आप ऐसा सोचोगे कि वो मेरे बारे में ही सोच रहा है, ऐसी थिंकिंग रखना। किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा के ज्यादा सोचना, या फिर बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना, ठीक, बिना सोचे समझे काम करना, या फिर जिसको जितना, हर चीज को जितना इम्पोर्टेंस देना, उससे ज्यादा टाइम या उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए काम करना, वो भी सिचुएशन स्ट्रेस क्रिएट करती है। एक्सेगरेशन मतलब अतिशयोक्ति जिसको कहते हैं। अगर कोई एक क्लास में जैसे समझो 20 या 40 स्टूडेंट्स है, और आप ऐसा सोचोगे कि मैं ही बेस्ट परफॉर्मर हूँ, मुझसे ही सबसे अच्छा बेस्ट, मतलब मुझसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। कोई एग्जांपल एक टेस्ट का लिया कि मैं ही सबसे हाईएस्ट मार्क लाऊंगी, इंटरव्यू में जाती हूँ तो ये जॉब मुझे ही मिलेगा, मुझसे बेस्ट कोई परफॉर्म ही नहीं कर सकता है। और जब रिजल्ट आते हैं तब आपको पता चलता है कि आपसे भी कोई आगे निकल के गया है। तो वो सिचुएशन अपने लिए ही आप ऐसा सोच रहे हो ना कि मैं तो बहुत बेस्ट हूँ करके, दैट इज कॉल्ड एक्सैगरेशन, अतिशयोक्ति। एंड रिजिड थिंकिंग का एग्जांपल जैसे मैंने बोला, लाइफ में जो भी सिचुएशन होता है, एक हमने अपने लिए खुद ने प्रिंसिपल बनाए होते हैं या अपनी सोच होती है, उसको फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है। अपने ही रिजिड थिंकिंग में आप सोचते रहोगे, चलते रहोगे, तो क्या होता है, फिर आने वाले सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करना, फ्लेक्सिबल करना नहीं करोगे, तो वो सिचुएशन आपके ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करती है। ठीक है, तो सिचुएशन के ऊपर अकॉर्डिंग आपकी थिंकिंग को आपको फ्लेक्सिबल रखना है, इसलिए रिजिड थिंकिंग नहीं रखना है। क्लियर है?